हेलो एवरीवन। आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम किसी भी सिस्टम में दो टाइप से हो सकता है। फर्स्ट टाइप है कि हम कोई भी दो सिस्टम लें, ए एंड बी। ए एंड बी हमने क्या ले लिए, दो सिस्टम ले लिए, जिसमें ए जो हमारा सिस्टम है उसका टेम्परेचर है T1, प्रेशर है P1 और वॉल्यूम है V1। जो हमारा बी सिस्टम है इसका प्रेशर है P2, वॉल्यूम है V2 और टेम्परेचर है T2। अब हमने इनको इंसुलेटिंग वूल से सेपरेट कर दिया ताकि इनके बीच में किसी भी टाइप का हीट का एक्सचेंज ना हो सके। तो जो सिस्टम ए है इसका ना तो ये सराउंडिंग के साथ में अपना टेम्परेचर प्रेशर चेंज करेगा, सराउंडिंग के साथ में कोई भी एक्सचेंज नहीं करेगा ये अपना, ना टेम्परेचर का, ना प्रेशर का, ना वॉल्यूम का, ना ये सिस्टम बी के साथ में। तो जो ये ए है ये हमेशा T1 टेम्परेचर पे ही रहेगा और इसका वॉल्यूम है वो V1 रहेगा और इसका प्रेशर है वो P1 रहेगा। तो इसकी स्टेट चेंज नहीं होगी टाइम के साथ में। ऐसे ही जो हमारा सिस्टम बी है इसके साथ होगा। तो हम जो सिस्टम ए है इसको किस में बोल सकते हैं कि ये है थर्मल इक्विलिब्रियम में है। जो हमारा सिस्टम है वो किस में है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है। ऐसे जो हमारा सिस्टम बी है वो भी किस में है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो फर्स्ट टाइप को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ए थर्मोडाइनमिक सिस्टम इज सेड टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम व्हेन इट्स पैरामीटर लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम एटसेट्रा डू नॉट चेंज विद टाइम। तो जो हमारा सिस्टम है उसको हम थर्मल इक्विलिब्रियम में कब बोलेंगे, जब उसके पैरामीटर टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम ये टाइम के साथ में चेंज ना हो। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं कि वो सिस्टम किस में है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है। और जो हमारा सेकंड टाइप है उसके अंदर हम क्या करते हैं, दो सिस्टम लेते हैं ए एंड बी। हमने दो सिस्टम ले लिए, अब इनको हमने सेपरेट कर रखा है कंडक्टिंग वॉल से। कंडक्टिंग वॉल वो होती है जो हीट एक्सचेंज को अलाउ करे। तो जो हमारा ए है इसका टेम्परेचर है T1, प्रेशर है P1 और वॉल्यूम है V1। ऐसे ही जो हमारा सिस्टम बी है इसका टेम्परेचर है T2, वॉल्यूम है V2 और प्रेशर है P2। जो ए का टेम्परेचर है वो बी के टेम्परेचर से ज़्यादा है। अब मैंने क्या बताया, जब भी दो बॉडी जिनका टेम्परेचर में डिफरेंस हो वो कांटेक्ट में आएगी तो उनके बीच में हीट का ट्रांसफ़र होगा। और हीट हमेशा कहाँ फ्लो करती है, हाई टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर में। तो हमारा सिस्टम ए है उसका टेम्परेचर हाई है सिस्टम बी से, तो इसलिए जो हीट है वो ए से बी में फ़्लो करेगी। तो आफ्टर सम टाइम क्या होगा, जो टेम्परेचर है T1 और T2 ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, किसके, टी के। ये एक अलग ही टेम्परेचर पे आ जाएंगे और दोनों सिस्टम का टेम्परेचर क्या होगा, सेम हो, दोनों सिस्टम का टेम्परेचर सेम होगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, सिस्टम ए और बी किस में आ गए, थर्मल इक्विलिब्रियम में। तो ये हमारा सेकेंड टाइप हो गया कि टू बॉडीज या थर्मोडाइनमिकल सिस्टम आर सेड टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम व्हेन बोथ द सिस्टम हैव सेम टेम्परेचर। तो ये सेकेंड टाइप हो गया कि दो सिस्टम को हम कब बोलेंगे कि वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है, जब उनका टेम्परेचर सेम हो जाए। तो ये सिस्टम किस में हो गया, थर्मल इक्विलिब्रियम में। तो अब इससे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स क्या कहता है कि तीन सिस्टम ले लिए हमने, ए बी एंड सी। जो ए और सी सिस्टम है उनको हमने, ए और सी सिस्टम है वो किस में है, एक थर्मल इक्विलिब्रियम में है एक दूसरे के साथ में। बी और सी है वो भी एक दूसरे के साथ में थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो जीरोथ लॉ क्या कहता है कि जो ए और बी है वो भी किस में होंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। अगर ए सिस्टम है वो सी के साथ में थर्मल इक्विलिब्रियम में है, अगर बी सिस्टम है वो सी के साथ में थर्मल इक्विलिब्रियम है। तो जो हमारा ए और बी सिस्टम है वो भी किस में होंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। अब जो जीरोथ लॉ है इसकी डेफिनेशन हम कैसे दे सकते हैं, if two systems are separately in thermal equilibrium with a third system then they are also in thermal equilibrium with each other, this is called zeroth law of thermodynamics। तो इसको हम क्या बोलते हैं, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स की। अगर दो सिस्टम सेपरेटली थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं विद द थर्ड सिस्टम, तो जो दोनों सिस्टम है वो भी किस में होंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे एक दूसरे के साथ में। इसकी हम एक और अदर डेफिनेशन दे सकते हैं टेम्परेचर को डिफाइन करके। जैसे सिस्टम ए है उसका टेम्परेचर है TA, सिस्टम बी है उसका टेम्परेचर है TB और सिस्टम सी है इसका टेम्परेचर है TC।
तो टी ए इज इक्वल्स टू टी सी है, क्योंकि ए और सी को हमने किस में बताया, थर्मल इक्विलिब्रियम में बताया, तो टेम्परेचर ऑफ ए और टेम्परेचर ऑफ सी दोनों इक्वल होंगे। ऐसे ही हमने क्या बताया, बी और सी को थर्मल इक्विलिब्रियम में बताया, तो टेम्परेचर ऑफ बी और टेम्परेचर ऑफ सी ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो टी ए अगर टी सी के इक्वल है, टी बी अगर टी सी के इक्वल है, तो जो टी ए है वो किसके इक्वल होगा, टी बी के इक्वल होगा। तो ये हमारा क्या बताता है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। तो ये अदर डेफिनेशन होगी इसकी, एक तो इक्विलिब्रियम वाली और सेकंड हम इसको टेम्परेचर से भी डिफाइन कर सकते हैं। ये हो गया हमारा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वर्क डन ऑन और बाय द सिस्टम। अब कोई भी सिस्टम है उस पर हम बहुत सारे वेज है वर्क डन करने के, जैसे टेम्परेचर चेंज कर दिया, वॉल्यूम चेंज कर दिया, प्रेशर चेंज कर दिया, लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट मेथड है वर्क डन करने का वो है कि हम उस सिस्टम का वॉल्यूम चेंज कर दें। व्हेन ए थर्मल सिस्टम एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट वर्क इज़ डन, जब भी एक सिस्टम एक्सपेंड होगा या फिर कॉन्ट्रैक्ट होगा, एक्सपेंड यानी उसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा, कॉन्ट्रैक्ट यानी उसका वॉल्यूम डिक्रीज होगा, तो हम क्या कहेंगे कि वर्क डन हुआ है। अब हम क्या कंसीडर करते हैं, एक गैसियस सिस्टम कंसीडर करते हैं, किसके अंदर है वो, एक सिलेंडर के अंदर है और उसके ऊपर हमने एक पिस्टन फिट कर रखा है। तो हमने मान लिया कि जो पिस्टन है उसका, जो ये पिस्टन है इसका एरिया कितना है ए, और इस पे जो ये गैस है ये इस पे कितना प्रेशर लगा रही है, पी प्रेशर लगा रही है। तो हम जो ये पिस्टन है इसके ऊपर कितना फोर्स एक्ट होगा, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर इनटू एरिया। तो P क्या हो गया, प्रेशर और एरिया कितना है A, तो फोर्स पिस्टन पे कितना फोर्स लगेगा, P इंटू A। अब ये गैस इसके ऊपर प्रेशर लगा रही है पिस्टन के ऊपर, तो ये पिस्टन कहाँ मूव करेगा, अपवर्ड मूव करेगा। अपवर्ड मूव करेगा तो लेट कर लेते हैं कि ये dx डिस्टेंस तक इसने मूव किया। तो हम dx डिस्टेंस तक मूव किया तो इसने कुछ वर्क डन किया होगा। जब भी ये एक जगह से दूसरी जगह पे जाएगा तो कुछ काम करना पड़ेगा ना, तो इसलिए पिस्टन ए से सी डिस्टेंस तक गया। जो हमारा पिस्टन था उसने ए बी से सी डी तक की डिस्टेंस कवर की, तो वो कितनी डिस्टेंस हो गई, dx। तो हम जो ये स्मॉल वर्क डन है, इस वर्क डन का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं, फोर्स को प्रेशर इनटू एरिया, और डिस्प्लेसमेंट हमारी कितनी हुई है, dx हुई है। तो एरिया इनटू में लेंथ, ये क्या होता है हमारा वॉल्यूम। तो हमने ए इंटू डी एक्स को क्या लिख दिया, dv। तो जो हमारा वर्क डन है वो क्या हो गया, p इंटू dv। ये तो हो गया वर्क डन। अब हमारा सिस्टम दो टाइप से वर्क कर सकता है, एक तो एक्सपेंड हो सकता है या फिर दूसरा कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। तो जब एक्सपेंड होगा तब हम टोटल वर्क डन को कैसे लिखेंगे, द वॉल्यूम, जब एक्सपेंड होगा तब हम टोटल वर्क डन को लिखेंगे W इज इक्वल्स टू डेल W इज इक्वल्स टू V1 से V2 हमारा वॉल्यूम चेंज हुआ है, और वर्क डन का फॉर्मूला क्या था, P इंटू डी। जब एक्सपेंड हुआ तो पहले वॉल्यूम था V1 और बाद में उसका वॉल्यूम क्या हो गया, V2। तो वॉल्यूम कहाँ से कहाँ तक चेंज हुआ, V1 से लेकर V2 तक हमारा वॉल्यूम चेंज हुआ। P प्रेशर हमारा कांस्टेंट था P, और हमने वर्क डन को लिख दिया P इंटू डी। तो ये हमारा क्या हो गया, वर्क डन का फॉर्मूला, किस केस में, जब हमारी गैस एक्सपेंड कर रही हो उस केस में। अब सेकंड टाइप है हमारा ड्यूरिंग कंप्रेशन। कंप्रेशन के अंदर क्या होगा, हम गैस को कंप्रेस करेंगे, यानी वर्क डन अब हम करेंगे किसके ऊपर, सिस्टम के ऊपर। तो मैंने पिछली क्लास में बताया था कि वर्क डन ऑन द सिस्टम क्या होता है, नेगेटिव। तो अब हमारा जो वॉल्यूम था वो V2 तक चेंज हो गया था, लेकिन अब हम कंप्रेस करेंगे तो V2 से वापस किस पे आ जाएगा, वो V1 से। तो वॉल्यूम कहाँ से कहाँ तक चेंज होगा, V2 से V1 तक, और प्रेशर हमारा वही रहेगा कांस्टेंट P। तो हम टोटल वर्क डन ऑन द सिस्टम को कैसे लिख सकते हैं, W इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डेल W, वॉल्यूम हमारा चेंज हुआ V2 से V1 तक, डेल W का फॉर्मूला क्या था, P इंटू डी। वॉल्यूम को चेंज कर दिया V2 से V1 तक। तो जब हम इसकी लिमिट चेंज करेंगे
तो ये माइनस हो गया, V1 को नीचे ले आए, V2 को ऊपर, V1 हमारी लोअर लिमिट और V2 हमारी अपर लिमिट। तो ये W किसके इक्वल हो गया, माइनस इंटीग्रेशन V1 से V2 P इंटू dV। तो ये वर्क डन हो गया ऑन द सिस्टम ड्यूरिंग कंप्रेशन। जो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है एक्सप्रेशन फॉर हीट एक्सचेंज या फिर स्पेसिफिक हीट। अब कोई भी एक सिस्टम है वो क्या कर रहा है, हीट को गेन कर रहा है और उसके फेज़ के अंदर कोई भी चेंज नहीं हो रहा, यानी अगर वो सॉलिड है तो सॉलिड ही रहेगा, लिक्विड है तो लिक्विड ही रहेगा। लेकिन वो हीट को गेन कर रहा है तो उसका क्या होगा, टेम्परेचर राइज हो जाएगा, उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो जो अमाउंट ऑफ हीट, वो जितनी ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट गेन करेगा उतना ही ज़्यादा उसके अंदर टेम्परेचर चेंज होगा। तो हम जो अमाउंट ऑफ हीट एक्सचेंज हुई है उसको क्या लिखते हैं, क्यू। हीट को वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, एक तो मास के और सेकंड क्या होगा, चेंज इन टेम्परेचर। तो हमने Q को क्या लिख दिया, m इंटू डेल्टा टी। क्यू किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, m डेल्टा टी के। अब हम जब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाएंगे तो प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आता है जिसको हमने c दे दिया। तो Q इज इक्वल्स टू सी m इंटू डेल्टा टी। तो जो ये कांस्टेंट है इसको हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट। अब अगर हम यहाँ से फॉर्मूला निकालें स्पेसिफिक हीट का तो वो क्या बनेगा, Q डिवाइड बाई m इंटू डेल्टा टी। Q क्या है, अमाउंट ऑफ हीट, M क्या है, मास ऑफ द गैस, डेल्टा T इज द चेंज इन टेम्परेचर। तो जब हमें स्पेसिफिक हीट को डिफाइन करना तो हम इसकी डेफिनेशन कैसे दे सकते हैं, स्पेसिफिक हीट ऑफ ए सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास थ्रू यूनिट टी। स्पेसिफिक हीट क्या है किसी भी सब्सटेंस की, कि जितनी अमाउंट ऑफ हीट उसको रिक्वायर है अपना टेम्परेचर यूनिटी से चेंज करने के लिए, और उसका मास कितना होना चाहिए, यूनिटी। यानी अगर यूनिट मास के सब्सटेंस को अपना टेम्परेचर अगर 1 डिग्री सेल्सियस से राइज करना हो तो जितनी अमाउंट ऑफ हीट उसको रिक्वायरमेंट होगी उसको हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट। ये तो हो गई फर्स्ट टाइप। अब इसकी हम क्या देखते हैं, यूनिट। यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट, हीट की यूनिट क्या होती है, जूल, और डिवाइड बाय मास की यूनिट के किलोग्राम, और टेम्परेचर किस में मेज़र करते हैं, केल्विन में। तो जो ऐसा यूनिट है वो क्या होगी स्पेसिफिक हीट की, जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। और ऐसे ही सीजीएस सिस्टम में क्या हो जाएगी, कैलोरी पर ग्राम पर सेल्सियस, ये किस में हो जाएगी, सीजीएस सिस्टम में। जो 1 कैलोरी पर ग्राम पर सेल्सियस है वो किसके इक्वल होता है, 4.183 इंटू 10⁻³ जूल पर केजी पर केल्विन। ये हमारी यूनिट होगी स्पेसिफिक हीट की। अब हम देखते हैं सेकंड टाइप जो है मोलर स्पेसिफिक हीट। मोलर स्पेसिफिक हीट को हम क्या, मोलर जैसे इसके नाम से ही पता लग रहा है कि जिसके अंदर क्या लेंगे, हम मोल्स लेंगे। स्पेसिफिक हीट में हमने क्या लिया था, मास लिया था गैस का, और जो ये मोलर स्पेसिफिक हीट है उसके अंदर हम क्या लेंगे, मोल लेंगे। तो इसकी डेफिनेशन कैसे दे सकते हैं हम, इट मे बी डिफाइन एज द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड बाय 1 मोल ऑफ सब्सटेंस व्हेन इट्स टेम्परेचर इज राइज्ड थ्रू 1 केल्विन। तो इसकी डेफिनेशन ये होगी कि 1 मोल का एक सब्सटेंस है जिसका टेम्परेचर हमें 1 डिग्री सेल्सियस से राइज करना है या फिर 1 केल्विन से राइज करना है, तो जितनी अमाउंट ऑफ हीट वो एब्जॉर्ब करेगा उसको हम क्या बोलते हैं, मोलर स्पेसिफिक हीट। इसकी यूनिट, इसकी जो ये फॉर्मूला है ये क्या हो गया, C इज इक्वल्स टू Q डिवाइड बाई N इंटू डेल्टा टी। जो ये N है वो क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, डेल्टा T क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, और Q क्या है, हीट रिक्वायर्ड। तो इसकी यूनिट हम देखें तो जूल पर मोल पर केल्विन हो जाएगी, ये इसकी यूनिट होगी। अब जो गैसियस सिस्टम है उसके अंदर जो ये मोलर स्पेसिफिक हीट है वो 2 टाइप की होती है। फर्स्ट है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और सेकंड है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। तो वो द मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम की को कैसे डिफाइन करेंगे हम, इट इज़ डिफाइंड एज द amount of heat absorbed by 1 mole of substance to rise its temperature by 1 Kelvin at constant volume। जब हमें किसी भी 1 मोल ऑफ सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 केल्विन से राइज करना हो तो उसको जितनी अमाउंट ऑफ हीट वो एब्जॉर्ब करेगा, और वॉल्यूम किस पे, एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो तब हम क्या बोलेंगे उसको,
स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ऐसे ही द मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर को कैसे डिफाइन करेंगे? मोलर स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट तो होगी और साथ में किस पे होगी? वो एट कांस्टेंट प्रेशर। प्रेशर क्या रहना चाहिए? कांस्टेंट। तो जब हमारा 1 मोल का सब्सटेंस अपना टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से राइज करने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब करेगा एट कांस्टेंट प्रेशर पे, तो उसको हम क्या बोलेंगे? मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। सो आज का लेक्चर इतना ही। थैंक यू।